Good morning. Welcome to all new admitted students to MCOM EFM department. कंपलसरी पेपर है, आपके 4 पेपर हैं, इसमें से 2 कंपलसरी और 2 आपके ऑप्शनल पेपर है। EA ग्रुप के अलग, FM ग्रुप के अलग। पर ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पेपर है वो कंपलसरी पेपर है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। जब हम फाइनेंशियल वर्ड यूज़ में लेते हैं तो मैनेजमेंट के बहुत सारे एरियाज़ हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है फाइनेंस का। यानी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए वित्त के बिना कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वित्त के बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिसके लिए हमें वित्त की व्यवस्था करनी होती है, किसी भी योजना को पूरा करने के लिए, बनाने के लिए वित्त का प्रबंध ही उत्तरदायी होता है। यदि वो सक्सेस होता है तो वित्तीय प्रबंध अच्छा है, और फेलियर होती है तो हम कहते हैं उसका वित्तीय प्रबंध अच्छा नहीं है। तो कोई भी व्यवसाय का जो लाइफ ब्लड होता है वो एक तरह से फाइनेंस फंक्शन होता है। तो जो वित्तीय प्रबंध हमारा जो सब्जेक्ट है, उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात आती है वित्त क्या है, वित्त का अर्थ एवं क्षेत्र क्या है। वित्त का अर्थ होता है कि हम जिसमें कई तरह के वित्त यानी फंड्स या कोषों के प्रबंध की अपन बात करते हैं। तो वित्त कितने तरह के हो सकते हैं, जिसमें हमारे सामने है सार्वजनिक वित्त, व्यावसायिक वित्त, संस्थागत वित्त, अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं वित्तीय प्रबंध। जब सार्वजनिक वित्त की बात करते हैं तो इसका रिलेशन होता है स्टेट से, या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जो सभी के सार्वजनिक हित में व्यय करती है और प्राप्त करती है। सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण, इन सब का अध्ययन अपन सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में पब्लिक फाइनेंस में करते हैं। और जब अपन व्यावसायिक वित्त की बात करते हैं तो किसी भी व्यावसायिक क्रिया को करने के लिए, आवश्यक धन को प्राप्त करने के लिए उसके प्रबंध का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है व्यावसायिक वित्त। यानी जो एक बिजनेस को रन करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं वो कहलाता है व्यावसायिक वित्त या कॉरपोरेट फाइनेंस। एंड थर्डली अपन कहते हैं संस्थागत वित्त। संस्थागत वित्त क्या कहता है कि अनेक वित्तीय संस्थान, बैंक, बीमा कंपनी, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, वो संस्थागत वित्त की बात करते हैं जो अर्थव्यवस्था को में वर्क करती है। यानी बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, विशिष्ट संस्था और कोई संस्थाएं हैं, वो संस्थागत वित्त, उनकी वित्त की व्यवस्था करना संस्थागत वित्त कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त, इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस में अपन व्यक्ति, व्यवसायी, सरकार, उनको बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड है करना पड़ता है। तो अपने देश की मुद्रा को दूसरे की देशों की मुद्रा में परिवर्तन करना पड़ता है, और एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा से विनिमय करना पड़ता है। तो ये जो एरिया है, राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर व्यक्ति और संगठन में कोषों का प्रवाह करना, उसका कुशलतम प्रबंध करने की वित्तीयों को अपन कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और लास्टली अपन बात करते हैं वित्त के क्षेत्र में वित्तीय प्रबंध, जो हमारा सब्जेक्ट है। यानी वित्त की क्रिया, व्यवसाय की क्रियाओं के संचालन हेतु कोषों का प्रबंध, प्राप्ति और उनका कुशलतम उपयोग करने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रविधियों को यूज़ में लिया जाता है, वो हमारा एरिया होता है वित्तीय प्रबंध, जो हमारा ये सब्जेक्ट है। जब अपन वित्त कार्य की बात करते हैं तो वित्त कार्य क्या होता है? वित्त कार्य से तात्पर्य उन समस्त प्रयासों से है जिनका उपयोग किसी व्यवसाय में वित्त प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है। यानी व्यवसाय को चलाने के लिए हम जो वित्त की व्यवस्था करते हैं, वही वित्त का काम क्या है? व्यवसाय की क्रियाओं को संचालित करना, तो उसको अपन वित्त कार्य करते हैं। और कोषों की व्यवस्था के साथ साथ कोषों का उपयोग भी करना होता है। तो इस वित्त कार्य की 2 विचारधाराओं का अपन बात करते हैं। एक तो परंपरागत ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत पहले, जब व्यवसाय बिल्कुल आसान होता था और पारिवारिक रूप से संस्थाएं चलती थी या व्यवसाय चलता था, तो उस समय केवल एक ही समस्या हमारे सामने आती थी, वो होती थी कोषों की प्राप्ति करना। तो उस समय कोषों की प्राप्ति ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता था, क्योंकि सोर्सेस कम होते थे, बैंक की कोई व्यवस्था नहीं थी। अपने परिवार के जो साधन होते थे उनको एकत्रित करके या उधार लेकर के उनकी व्यवस्था करते थे। तो उस बहुत व्यवसाय की बहुत, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं आया था, ये बहुत शुरुआत
में 16-17वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन में, या 18वीं शताब्दी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस समय व्यवसाय इतना जटिल नहीं था। जब हम लोग कोशों की प्राप्ति को ही प्रमुख मानते थे, तो उस समय दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति की भी बात नहीं करते थे। केवल परंपरागत विचारधारा ये कहती थी कि हमारे व्यवसाय में किस तरह से व्यवसाय वित्त की अपेक्षा की जाए, यानी वित्त कार्य बाहरी वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में बाहरी स्रोतों से कोशों का संग्रह करना ही एकमात्र अपना कार्य होता था, उद्देश्य होता था। तो ये एक हमारी परंपरागत अवधारणा थी, जिसमें बाहरी व्यक्तियों इसमें नहीं झांक सकते थे। हम तो आंतरिक वित्त पूर्ति संबंधी निर्णय लेते हैं, और पूर्तिकर्ताओं वित्त कार्य की जो अपन बात करते हैं बाहरी व्यक्तियों द्वारा झांकने की विचारधारा, यानी हम किस प्रकार से व्यवस्था कर सकते हैं। बैंक विनियोजन उस समय होता नहीं था, तो परिवार के लोगों के द्वारा या अपने रिश्तेदारों से हम लोग व्यवस्थाएं करते थे। तो बाहरी व्यक्तियों द्वारा इतना ही झांका जाता था कि पूर्तिकर्ता कितना हमको व्यवस्था कर सकता है, और रूटीन की बात नहीं करते थे। निगमों का एक फंड्स की व्यवस्था कर दे जाए, वही ट्रेडिशनल अप्रोच मानी जाती थी। तो उस समय इतना जटिल नहीं था, तो हम लोग ना तो कोई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते थे, ना कोई हम और विशेष उसके यूज़ की बात करते थे। बस ये व्यक्त करते थे कि किस प्रकार से वित्त को हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो उस व्यवस्था में, उस परंपरागत व्यवस्था में केवल वित्त की उपलब्धि कराना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स ही एक कार्य होता था। दूसरी बात अपन बात करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन क्या कहलाता है, कि मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत धीरे धीरे 1950 जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, 1857 से 1950 तक इस परंपरा को लिया गया। बट इसके बाद ये सोचा गया कि केवल कोशों वित्त कार्य का मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए। इसका नवीन विचारधारा क्या कहती है, व्यवसाय में प्रयुक्त कोशों का नियोजन, प्राप्ति, नियंत्रण, प्रशासन, ये सभी कुछ कार्य आधुनिक विचारधारा की बात करते हैं। तो आवश्यक कोशों की प्राप्ति, आवश्यकताओं का निर्धारण, अनुकूलतम पूंजी संरचना, ये सारी बातें अब विशेष रूप से उस पर इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। इसमें कहा गया कि कोशों का प्राप्त करना ही इनफ नहीं है, उनका प्रभावपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना, जस्टिफाइड डिसीजंस लेना, ये सब चीज़ें उस आधुनिक विचारधारा में आ गई, जिसमें कि हमने उसको 3 महत्वपूर्ण निर्णयों में अपन ने शामिल किया: वित्तपूर्ति निर्णय, लाभांश निर्णय और विनियोग निर्णय। इस चार्ट में हमें दिखाया गया है कि वित्तीय प्रबंध में 3 चीज़ें सम्मिलित हो गई। वित्तपूर्ति निर्णय, कहाँ कहाँ से हमको वित्त की व्यवस्था होगी, और पूंजी संरचना अपनी क्या होगी, कार्यशील पूंजी क्या होगी, यानी दीर्घकालीन सोर्सेस कौन कौन से होंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेस कौन कौन से होंगे जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे। ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है फाइनेंस डिसीजन। सेकंड आता है लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय क्या कहलाता था, कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि हम शेयर्स इशू करें या डिबेंचर्स इशू करें, कोशों का विनियोग लंबी अवधि के लिए करेंगे तो डिबेंचर्स लेंगे, जिस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और लाभांश निर्णय का मतलब हम शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करें, उसके द्वारा अपन कलेक्शन करें तो हमें उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सेकंड डिसीजन था कि हम इन्वेस्टमेंट किस तरह के करवाएं, उस अलॉटमेंट ऑफ फंड्स कैसे करें, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में शामिल होता था, जो कि डिविडेंड की बात करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम लोग पूंजी व्यय निर्णय, चालू संपत्ति या कार्यशील पूंजी प्रबंध निर्णय, ये हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किस तरह से अपने पूंजी का कलेक्शन करना चाहिए, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस क्या होने चाहिए, चालू और अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय किस प्रकार किया जाएगा। तो कैपिटल बस्टिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हमारे आधुनिक विचारधारा में हम लोग बात करते हैं। तीसरी बात आती है लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय कहता है कि ये तय किया जाता है कि शुद्ध लाभों का कितना भाग लाभांश के रूप में अंशधारियों को वितरित किया जाए और बचा हुआ हम उसको रिटेन करें। तो जब हम लोग या फिर बोनस शेयर्स इशू किए जाएं, अनुकूलतम लाभांश नीति के अंतर्गत हम लोग प्रति अंश बाजार मूल्य अधिकतम हो जाए, ये हम उसमें कोशिश करते हैं। और पे आउट रेशियो अनुकूलतम हो सके,
लाभांश के प्रति वरीयता, अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि, प्रतिधारित अर्जनों का पूंजी संरचना, औसत पूंजी लागत पर प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। तो एक ऐसी व्यापक क्रिया जिसमें उपक्रम की समस्त वित्तीय क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, उचित वित्तीय नियोजन, मितव्ययता पूर्वक पूंजी प्राप्ति, विवेकपूर्ण उपयोग, कुशलतम वित्त उपयोग, इस प्रकार के उद्देश्य हैं। जो कि हम तीसरे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है डिविडेंड डिसीजन, जिसमें कि किसी भी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे एरिया, तो 3 एरिया हमारे सामने आ गए कि हाउ टू प्रोक्योर द फंड्स, कोषों का उपलब्धि कैसे कराई जाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, किस तरह से फंड्स रेज किए जाए, कलेक्शन ऑफ फंड्स कैसे हो, और तीसरी बात आती है डिविडेंड डिसीजंस। तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है कि किसी भी कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट की जाएगी, ये हम लोग इसमें लेकर के चलते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से हम शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो आता है कि फंड्स वित्त कार्य क्या होगा, फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे वित्तीय प्रबंध वाले टॉपिक से। तो वित्त कार्य की बात वित्तीय प्रबंध की एक प्रारंभिक सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशियल स्टेज है जिसमें हम इसकी बात करते हैं। ओके।